बैग है ना, साइकोलॉजी के कितने बच्चे? Where is Mahmood also qualified? He also qualified in PGD and she joined in सोशियोलॉजी के कितने हैं यहाँ पे? अरे वाह, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मिलिट्री साइंस एंड फिलॉसफी, एक भी नहीं। और क्या रहेगा? इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे कौन कौन से है? मैं तो थोड़ा सा journalism, music, अच्छा, journalism. science, Home science is here. performance, defense, lifelong study, and visual arts. Visual arts. Visual arts also. And music and drawing painting. Music and drawing painting also. Here. Yeah, but visual arts is doing Music and psychology is a very good combination for doing PhD. Especially नहीं health को लेकर के। चल anyway, I will recapitulate जो कल हम लोगों ने थोड़ा सा किया था, उसको फटाफट मैं समराइज करना चाहूँगी और फिर हम लोग सोर्सेज ऑफ लिटरेचर कहाँ से आपको मिल सकता है और इजीली कहाँ से आपको अवेलेबल होगा डेटा, ताकि आप अपना रिव्यू अच्छे से कर सकें। 2 टाइप्स जो मैंने कल आपको बताया था कि फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग प्रॉब्लम और फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग योर कॉन्सेप्ट, फॉर द पर्पज ऑफ लुकिंग फॉर बेटर मेथडोलॉजी विच यू कैन टेक अप। तो इस तरीके से आप उसके सिग्निफिकेंस और नीड की कल मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। तो मुझे लगता है कि आप लोग का जो फेशियल एक्सप्रेशन और जो रिस्पॉन्स था, यू कुड अंडरस्टैंड। तब भी अगर कोई आपको इश्यूज रहे हो तो यू कैन आस्क जस्ट नाउ, शुड आई कंटिन्यू, बिकॉज आई हैव बीन गिवन 1 डे, दैट इज टुडे, एंड मुझे उसी में आपका सब कुछ कवर अप करना है 1.5 घंटे के पीरियड। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। मैं कल आपको कुछ बता रही थी कि ये जो रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर है ये कैसे रिसर्चर को हेल्प करता है। सर्टेन थिंग्स आई टोल्ड यू कि रिसर्चर कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, क्या क्या इनकन्सिस्टेंसीज हैं, क्या क्या गैप्स हैं, क्या मेथडोलॉजी रिसर्चर्स ने यूज़ करी, कौन सी मेथडोलॉजी हमारे रिसर्च वर्क के लिए बेटर होगी, और हम क्या क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं गैप्स के आधार पर, और क्या क्या चीज़ें हमें जो करनी है हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द इश्यूज वी आर गोइंग टू टेक अप इन आवर रिसर्च और आवर प्रोजेक्ट और आवर पेपर। Even you review for a paper, you review for articles, you review for your thesis proposal writing, you review for writing the thesis। जब भी कई जगह हमको रिव्यू का उपयोग होता है। नेक्स्ट इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस। इमेज कर लीजिए, और किस चीज़ के लिए रेफरेंस आपको प्रोवाइड करता है? When you have to explain or interpret your results, जब आपको अपने निष्कर्षों की व्याख्या करनी होती है या निष्कर्षों को समझाना होता है, उसमें आपका एक रेफरेंस आपको मिल जाता है। रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? संदर्भ। एक आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, रेफरेंस मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है जिसके आधार पर आप अपने निष्कर्ष। कैसे मिलेगा आधार? कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? See, you have to, I don't give that 10 minutes or 20 minutes in conclusion part. यही इंटरैक्टिव होता है। कैसे?
मैम आधार जैसे रेफरेंस किसी जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमने एक चीज़ सोची कि हाँ ऐसा है, तो हमने रिवर्स लिटरेचर पढ़ा तो हमने ये देखा कि हाँ वो रेफरेंस एक निकाला कि हाँ इस स्टडी पे ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, तो वो आधार हमें मिल जाता है उससे। यूर अरीबा नहीं मैम समरी समरी में कल मैंने बताया था ये चीज जो आप कह रही हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब आप साइटेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप साइटेशन को पढ़ते हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द साइटेशन, तो सी दैट द साइटेशन इज फॉर पर्टिकुलर रिसर्च, तो उससे क्या होता है उस रिसर्च को आगे बढ़ता है, मान्यता मिलती है, इट गोज फॉरवर्ड। या उसी साइटेशन में कुछ आपको क्रिटिसिज्म दिख रहा है, इट इज अगेंस्ट योर वर्क, तो वो आपको एक अगेंस्ट जा रहा है हमारे रिजल्ट से। या कोई गैप है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, वेदर यू सेव इट ऑन कंप्यूटर, मेक अ सेपरेट फाइल फॉर इट, है ना। लेकिन अगर आप इसको अगर आप इसको नोट करते चले जाते हैं तो आपको बेटर होता है फिर कंपेयर करना, वो रेफरेंस की तरह एक्ट करेगा कि यस माय रिजल्ट्स आर सिमिलर टू द फाइंडिंग्स ऑफ दीज स्कॉलर्स एंड यू कैन कोट इट आल्सो। सो उससे क्या होगा, आपका जो वर्क है उसको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, उसको ट्रस्टवर्दीनेस होगा और you have something to bend upon. Yes, that work has been done, and so ultimately we are working for authenticity, novelty, and trustworthiness of the research. हमारा मेन पर्पस तो यही है ना। और फिर उसमें आप अपने क्या निष्कर्ष आ रहे हैं, फर्दर क्या आपने ढूंढा, उसको अगर आपने नहीं लिखा तो बेकार हो जाएगा। So you are adding to the existing knowledge. That is one very important significance of reviewing literature. That you add something to the existing knowledge after doing your research work. तो आप जो भी काम करेंगे उसके जो निष्कर्ष आएंगे वो ऐड होंगे, और जब वो ऐड होते हैं किसी थ्योरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस। And then the cycle of research, it goes on and on and on. Okay? Next ले लीजिए overview of sources का आपको पता चलता है कि what are the sources, ये भी आपको पता चलेगा। इसको प्लीज अगर कोई हटा दे जरा सा साफ कर दीजिए। Anyone can come and read the blackboard. आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि साइटेशन कहाँ से लिया गया, किस जर्नल में था, या किस डेजर्टेशन में था, या न्यूज़पेपर आर्टिकल था, या किसी ने उसके ऊपर कमेंट किया है, या किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना। नहीं, it's fine, थैंक यू। तो वो आपको एक ओवरव्यू देता है सोर्सेज ऑफ लिटरेचर के बारे में कि कहाँ ये कोट किया गया, किसी किताब में किया गया, किसी टेक्स्ट बुक में किया गया, एंड दैट यू कैन ऑफन नोट इट डाउन कि आपका रेफरेंस में वो आ जाता है और आपने उसको अपने कहीं पे भी एक अलग से वो बनाया और आपने कि बिब्लियोग्राफी से आपने उठाया या एनसाइक्लोपीडिया। दीज आर व्हाट नेम्स आई एम टेकिंग आउट, वी विल बी डिस्कसिंग जस्ट नाउ। दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे केवल सिग्निफिकेंस में आपको बस ये लेना है, इट हेल्प्स यू टू ओवरव्यू द सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड अप्रोचेस क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस क्षेत्र में, भैया मुझे तो इसी में डर लग रहा है कि कहीं मैं इतना ये खराब नहीं था जब मैं पढ़ती थी, लगता है इतने सालों में 78 की पास आउट हूँ, वो तक वैसा ही का वैसा ही बना। इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड अप्रोचेस, ट्रेंड्स क्या हैं, किस दिशा में
आपका PhD जा रहा है। So it provides you with a direction. It provides the researcher or investigator with a direction. आपको दिशा मिलती है, आपको ट्रेंड्स का पता चलता है, लेटेस्ट ट्रेंड्स का आपको पता चलता है, क्या उपागम है, क्या अप्रोचेस हैं, और वो किस तरीके से सिद्धांत या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से संबंधित हैं। फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स लिए आपने, उनको परिभाषित करने में भी सहायक होता है। It helps you to define the concepts. तो अगर बिल्कुल इसको आप फटाफट मैं कहूँ कि इसको आप समराइज करिए कि ये क्या होता है, तो ज्ञान कोश में वृद्धि, अगर आपने कल नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इंक्रीज इन योर नॉलेज, ज्ञान कोश में वृद्धि। समस्या खोज या समस्या का पता लगाने में, टू रेज इश्यूज एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर रिसर्च, उसमें आपको सहायता मिलती है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। शोध को दिशा प्रदान करता है, इट गिव्स द डायरेक्शन टू योर रिसर्च, और आपके ज्ञान को और प्रकाशित करता है, इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेशन ऑफ नॉलेज का क्या मतलब होता है कि ज्ञान आपके पास है, लेकिन आपने उस ज्ञान को केवल अभी पढ़ा। बुकिश एक कहते हैं ना नॉलेज, एक होता है क्या क्रिटिकल अप्रेजल, एनालिटिकल नॉलेज आपके पास आ गई तो वो प्रकाशित हो गया, इल्यूमिनेट हो गया। मेथडोलॉजी का आपको पता चलता है, कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज का पता चलता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स का पता चलता है। आपको अपने रिसर्च का रैशनल पता चलता है, जस्टिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च कि क्यों हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसका आपको तर्क मिल जाता है, आपको एक रैशनल मिल जाता है, सिग्निफिकेंस एंड रैशनल ऑफ योर रिसर्च आपको प्राप्त हो जाता है। फिर रिकमेंडेशंस मिलते हैं आपको। हर रिसर्च जब कंपाइलेशन होता है, लिखी जाती है थीसिस, तो रिकमेंडेशंस टू द पॉलिसी मेकर्स, रिकमेंडेशन अगर एजुकेशन है तो एजुकेशनल फील्ड में, होम साइंस है तो हो सकता है न्यूट्रिशन पे आपका काम हो, तो न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस आप क्या दे। सपोज यू आर स्टडीइंग ऑन ओबेसिटी एंड यू वांट टू रिलेट ओबेसिटी विद हेल्थ एंड ओबेसिटी विद मेंटल हेल्थ, कि क्या ओबीस लोग जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होती है। अभी दिस इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड, ओबेसिटी एंड मेंटल हेल्थ। अब ओबेसिटी एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर जब आप रिव्यू लिटरेचर करेंगे तो आप देखेंगे बहुत काम हुआ है ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ। या डायबिटीज एंड ओबेसिटी आपने ले लिया, या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को आपने ले लिया कि म्यूजिक का कौन सी ऐसी म्यूजिक थेरेपी है जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को कम करने में सहायता प्रदान करती है। Now suppose if a student is from a music background and psychology background, उसने कहीं BA में म्यूजिक भी लिया है, that student will definitely do very well in such topics because उसको म्यूजिक का भी एक आइडिया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने साइकोलॉजी किया तो उसको आइडिया कि ये राग्स का मूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या डिप्रेशन पे ये राग का क्या इफेक्ट पड़ता है, या एंजाइटी न्यूरोसिस से कोई व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसकी एंजाइटी को हम म्यूजिक के माध्यम से, ना म्यूजिक इज वास्ट फील्ड, तो कौन सा म्यूजिक हेल्प करता है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, आपने टाइप करा, अब आपको रिजल्ट्स मिल गए, और फिर आपने पायलट वर्क करके देखा कि ये 10 लोगों के ऊपर जो एंजाइटी न्यूरोसिस से सफर कर रहे हैं, इनके ऊपर हम देखें क्या वाकई में इस म्यूजिक का कोई लाभ है। 10 दिन तक आपने वो म्यूजिक सुनाया, 15 दिन तक म्यूजिक आपने सुनाया, और वाकई आपने अगर देखा कि हाँ एंजाइटी में इसमें आ रहा है रिडक्शन, देन यू टेक अप कि यस this is something which will help me in my, so this is the procedure, this is the way
how you can take the help of the citations given in the your research. तो आपका समय समय पर देखिए, even I remember when I was writing my thesis, even last 10 days before भी अगर कोई citation मिल गया अच्छा, तो उसको हम लोग टाइप करा लेते थे. अभी टाइपिंग स्टेज में अगर है या बाइंडिंग स्टेज में है तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन टाइपिंग स्टेज में अगर आपका PhD है यू कैन ऑलवेज ऐड. तो लास्ट डेट तक जो अपडेटेड नॉलेज है वो आपकी आ जाती है थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिलायबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अगर आपने अच्छे से रिव्यू किया. ऑथेंटिक, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी. नाउ दीज आर थ्री थिंग्स यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ बिकॉज यू आर द रिसर्चर, है ना. तो किसी को बेवकूफ नहीं बनाएंगे. किसी को बेवकूफ बना रहे हैं इसका मतलब आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, है ना. तो ट्रस्टवर्दीनेस, ऑथेंटिसिटी एंड एक और वर्ड मैंने बोला रिलायबल. विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है. एंड यू नो व्हाट आई फील इज यू शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर सुपरवाइजर, क्योंकि ही इज योर मेंटोर, ही इज योर सुपरवाइजर, ही इज गाइडिंग यू, ही इज हेल्पिंग यू आउट. तो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट कि सर मैं गया तो था या मैं गई तो थी, लेकिन आज मुझे एक भी सब्जेक्ट नहीं मिला, मैं डेटा कलेक्शन नहीं कर पाई. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? यू कैन अगेन गो टू द फील्ड एंड स्टडी. लेकिन हम गए भी नहीं और हमने प्रोफॉर्मा किसी से भी भरवा लिए कि प्रोफॉर्मा ही तो देखेंगे सर की भरा हुआ है, लेकिन उसमें नुकसान किसका होगा? आपका. आपको वो डेटा ऑथेंटिक नहीं मिलेगा जो आपके रिसर्च से था. नाउ दीज वाज सर्टेन थिंग्स जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं. अब है आपका द सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला है इसमें कि हम लोग को कहाँ से मिलता है. तो शोध पत्रिका, जर्नल्स नोट करना चाहें क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा तो आपके पास थोड़े होना चाहिए. जर्नल्स हैं तो जर्नल्स में साइटेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है. आपको पेपर्स मिलेंगे, आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स मिलेंगे. नाउ दीज यू हैव टू सेव. और सोर्स भी आपको सेव करना है, केवल आर्टिकल नहीं सोर्स करना है. द डेट यू प्रोक्योर्ड, कहाँ से लिया, कब लिया, वो आपका आ जाता है. आपने उसको एक रेफरेंस के लिए आपने एक साथ ही साथ एक टेबल आप बनाती चलिए. तो जब आप इनका साइटेशन करेंगे रिव्यू में तो हमेशा ध्यान करिएगा कि ये साइटेशन क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए. दैट इज व्हाई इट इज सेड यू नोट डाउन द डेट एंड अल्फाबेटिकली नहीं होता है. अल्फाबेटिकली आपका रेफरेंस लिस्ट बनेगी या बिब्लियोग्राफी बनेगी, लेकिन जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है दैट इज क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज आपको कंसोलिडेट करना है बाद में. तो उसके लिए क्या होता है कि अगर नोटेड होगा या कहीं आपने उसको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा. पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको लगा कि ये हमारे लिए फ्रूटफुल है उसको आपने अलग से कट लिया. फिर आपके हैं रेफरीड जर्नल्स. नाउ व्हाट आर दीज जर्नल्स? को देखिए जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं जिनको एक कमेटी होती है, एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, कमेटी होती है और वो कमेटी हर पेपर की स्क्रूटनी करती है. एंड दे आर लर्नड स्कॉलर्स, एक्सपीरियंस्ड रिसर्च सुपरवाइजर्स, प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं. ये जिनको एक्सपीरियंस होता है और वो अप्रूव करते हैं. जब वो अप्रूव करते हैं तब वो छपने लायक होता है, पब्लिश होता है. तो बेटर होता है कि हम अब तो बेटर क्या, अब तो मैंडेटरी हो गया जैसे कि यूजीसी के केयर जर्नल्स हैं. तो उन्हीं में अगर आपका पेपर छपता है तो आपको उसको आगे उसका फायदा आप उठा सकते हैं, आपको उसका लाभ मिल सकता है. तो टॉम डिक एंड हैरी कोई भी जर्नल आपने देख लिया और ट्राई टू सी द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल कि वो पेपर्स कितनी बार देखे गए, उससे उसका इम्पैक्ट बढ़ता है. और 9 है, 8 है इम्पैक्ट फैक्टर, 10 है वेरी गुड, 3 है तो भी नॉट बैड, लेकिन बिलो
है तो अवॉइड करिए एंड सी कि उसमें मेंशन्ड होता है कि आपके ये अप्रूव्ड है कि नहीं है बाय यूजीसी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while selecting your paper or while giving a paper for publication also. किस जर्नल में आपका जाना चाहिए. फिर आपकी किताबें, बुक्स, पुस्तकें, ओरिजिनल वर्क्स, पुस्तकों में ओरिजिनल वर्क्स देखिए. और ये बिल्कुल भूल जाइए कि आप रिसर्च करने जा रही हैं तो आपको ग्रंथम और इजी नोट से बड़ा शायद they will not जैसे मान लीजिए कोई सिगमंड फ्राइड पे काम करना चाहता है तो सिगमंड फ्राइड ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं. एंड ड्रीम एनालिसिस इज द ओरिजिनल वर्क, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ सिगमंड फ्राइड वेयर ही हैज टॉक्ड अबाउट द वेराइटी ऑफ ड्रीम्स और ड्रीम्स क्यों आती हैं और ड्रीम्स की एनालिसिस पूरी. सो ओरिजिनल जो किताबें वर्क्स हैं नेचुरली they give you they are the primary source of information जिसमें कोई भी मतलब manipulation नहीं हुआ है, subjectivity नहीं है. That what the author wants to say, author has, जैसे autobiography and biography अंतर हो गया. आत्मकथा हम खुद लिख रहे हैं तो ऑथेंटिक होगी, जो भी हमने लिखा वो मेरा है, मेरा कृत्य है. और जब कोई बायोग्राफी लिखता है तो नेचुरली क्या होगा, उसमें ज्यादा मैनिपुलेशन आपको होने की संभावना हो सकती है. हो सकता है कि बहुत ना हो, डिस्क्रिपेंसी ना हो, लेकिन होने की संभावना हो सकती है. फिर आपके एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जो सार से भी आपको समरी ऑफ रिसर्च पेपर इसको कहते हैं. कोई भी शोध पत्र का सारांश, सार. फिर आपके इंडेक्सेस होते हैं. इंडेक्सेस में केवल टाइटल ऑफ द पेपर होता है और ये टाइटल ऑफ द पेपर इंडेक्सेस में अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं. तो आप उनमें से भी जब टॉपिक चयन करते हैं तो इंडेक्स बहुत हेल्प करता है कि आपने देखा किन किन टॉपिक्स पे काम हो चुका है. और बहुत ज़्यादा आपको 20 साल पुराना या 10 साल पुराना नहीं, लेटेस्ट 5 साल 2 to 3 years और 5 years का आपने लिटरेचर रिव्यू करिए. बहुत ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तब आप थोड़ा पीछे जाएंगे. अदरवाइज लेटेस्ट आपका 2 to 5 years तक का आपने रिव्यू किया. डेजर्टेशंस होते हैं आपके. आप लोगों ने एमए में डेजर्टेशंस किए होंगे. किन सब्जेक्ट्स में डेजर्टेशंस था? आपको होम साइंस में था, है ना. तो डेजर्टेशन भी कई बार बहुत हेल्प करता है. सपोज यू हैव डन योर एमफिल कहीं से, तो एमफिल का जो टॉपिक होता है उसको आप आगे एक्सपैंड कर सकते हैं और ले करके और उसमें थोड़े चेंजेस ला करके आप उसमें भी काम अपना कर सकते हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट्स नेशनल इंटरनेशनल, केवल आपको नेशनल लेवल के जर्नल्स नहीं देखने हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल्स के भी जर्नल देखने चाहिए. देयर आर पूरी लिस्टिंग है. कंप्यूटर हैज एवरीथिंग. तो हम लोग का ज़माना गया जब हम लोग को 40 साल पहले दौड़ में मैंने आपको बताया था. आई यूज्ड टू रन टू IIT एंड कितनी माल रोड से IIT जाना बस में और वहाँ पे रिच लाइब्रेरी. अब तो आपको वहाँ भी किसी की परमिशन लीजिए, अपने सुपरवाइजर से लेटर लिखवाइए, देन यू कैन विजिट द लाइब्रेरी. और वो लाइब्रेरी क्या, हम लोग तो बुक्स पढ़ते थे. यही आपका जो 2 रूम छोड़ करके डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी थी. आई यूज्ड टू सिट हियर फॉर आवर्स एंड गो थ्रू द बुक्स. अब वो बुक्स कोई पढ़ता ही नहीं. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज मोबाइल ही से पढ़ ले. कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं क्योंकि एवरीथिंग इज इन योर मोबाइल. एक आपने पट डाला और आपको वो डेटा. इट्स गुड ऑल्सो, कोई बुरी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हुआ कि आपके हाथ आपका लैपटॉप बना हुआ है और चाहे वो शोल्डर पेन हो जाए, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए और चाहे पूरे टाइम हाथ में फ़ोन लेने से, ये भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं मोबाइल के यूजेस में. बट जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी तरफ देखिए. थोड़ा कम टाइम के लिए इस्तेमाल कीजिए और जब कीजिए तो प्रोडक्टिवली यूज़ करिए. तो इफ़ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिवली,
वेरी गुड। बुरी बात क्या है? हम लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। हमारे ज़माने में उतना कुछ 40 साल पहले ये सब नहीं था। हमारा ज़माना फ़र्क था, आज का ज़माना फ़र्क है। तो अगर हम वो चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आई लैग बिहाइंड। तो अपडेट अपनी नॉलेज को करते रहे। नाउ अब इससे मुझे याद आया कि पहले ज़माने में जैसे सपोज आई यूज्ड टू गो टू IIT और टू कलेक्ट माय रिव्यूज। सो इंडेक्स कार्ड्स होते थे, 6 by 10 इंचेस का इंडेक्स कार्ड होता था। लिख लीजिए, इससे इम्पोर्टेंट इंडेक्स कार्ड। और उस एब्स्ट्रैक्ट आपने उठाया, उसको आपको नोट करना है इंडेक्स कार्ड। तो जैसे पर्पस क्या था स्टडी का, जो इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप इंडेक्स कार्ड में नहीं नोट करेंगे, आप कहीं डेटा सेव करेंगे। तो आपने क्या करा, क्या क्या चीज आपको नोट करनी, प्रोसीजर बता रही हूँ। पर्पस ऑफ द स्टडी क्या था? ऑफ कोर्स प्रीवियस स्टडी, बिकॉज रिव्यूइंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रीवियस, जो हो चुका है ना, उसको आप तो पर्पस आप नोट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या ली उन्होंने, उपकल्पनाएं क्या थी, सैंपल साइज क्या था, मेथडोलॉजी क्या थी, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या थे, वेरिएबल्स क्या लिए गए, और फाइंडिंग्स और कंक्लूजन क्या। ये चीज आप अगर नोट करते जाते हैं तो आपको कंपेयर करने में बहुत आराम रहता है। एंड दिस सी यू कैन मेक अ बिग चार्ट ऑल्सो इन योर कंप्यूटर। एक्सेल में एक चार्ट बना लीजिए और ये हेडिंग्स आपने डाल दी, एक एक आपने, चाहे वो रिसर्च पेपर है, चाहे वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ द रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन दैट। तो पेपर जब भी पब्लिश होता है तो एब्स्ट्रैक्ट भी पब्लिश होता है। तो उससे आपने ये चीजें अगर आपने नोट कर ली तो आपको एक रेफरेंस, एक प्लेटफॉर्म या एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। और फिर आप उस चार्ट से देख सकते हैं, अच्छा ये एरिया टच नहीं हुआ। या मास्टर चार्ट, you don't have to bring that chart in your report writing or something, but for your convenience, as we used to do on the index card, और उसको एक मास्टर रूब्रिक्स चार्ट टाइप आप बना लेते हो, उसमें आपने नोट कर दिया 50-60 स्टडीज बढ़िया आपको मिल जाती हैं अपने रिसर्च से, टॉपिक से रिलेटेड। तो ठीक है, 3 तरह के सोर्सेज होते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक मूल स्रोत। Somebody can just close this door please, इसको बंद करो, हवा। प्राइमरी, प्राथमिक। Can anyone give an example of प्राथमिक और प्राइमरी सोर्स क्या हो सकता है? What do you mean by primary? Very good. First hand information. Your name? Akhilesh Devina. Akhilesh. Akhilesh. Very good. First hand information. लिख लीजिए इसको। Primary data आपको first hand information देता है। Why? Why? Akhilesh. Now see, this is analytical. First hand information देता है, why? Don't please. Why? Why it gives first hand information? I have collected directly. I have collected directly from the source. No. Because it has been generated by the author himself. Yes, it is original. लिख लीजिए. It contains the characteristics of originality. और क्योंकि वो रिसर्चर का ओरिजिनल डेटा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको इसलिए उससे मिल रही। इट हैज नॉट बीन एनालाइज्ड और इट हैज नॉट बीन इंटरप्रेटेड और इट हैज नॉट बीन क्रिटिसाइज्ड अभी। ओरिजिनल फॉर्म में वो डेटा आपके पास, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। एंड इट हैज नॉट, लिख लीजिए, इट हैज नॉट बीन एनालाइज्ड
जब इवेंट हुआ, एट द टाइम ऑफ द इवेंट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ओरिजिनल वर्क्स इसमें आते हैं, ओरिजिनल स्टडीज आती हैं, मूल कृत्य आप लिख सकते हैं, मूल कृत्य इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, मूल दस्तावेज जितने भी हैं, डायरीज हैं जो हम लोग लिखते हैं, स्पीचेस हैं किसी की, है अब अब्दुल कलाम जी अगर कुछ चीज बोल रहे हैं, हैव यू गॉन थ्रू द स्पीचेस ऑफ अब्दुल कलाम जी कि नहीं? जरूर सुन। मैंने कल भी नाम लिया था, आज भी नाम ले रही हूँ। If you really want to become a good orator, सुनिए, अच्छा लगेगा। मोदी जी की तो सुनते हैं हम लोग, अब्दुल कलाम जी की एंड विवेकानंद जी की स्पीचेस सुनिए, and that will inspire you, that will give you energy, and I have been listening to these speeches, तो मुझे बहुत जोश में, बहुत अच्छे कई बार जोश करके YouTube पे है जिसमें आपको मिलता है सुनने को। Listen, तो अब से क्या होगा कि your communication skills will become better and you become more confident in sharing your views and sharing your thoughts. ठीक है? इंटरव्यूज हैं, साक्षात्कार, आत्मकथाएं, रिसर्च आर्टिकल्स, कोई डेजर्टेशन है, कोई पोएट्री है, पीस ऑफ म्यूजिक का वीडियो है, कोई जना गा रहा है, तो गा रहा है तो वो खुद गा रहा है। अब कैसा गा रहा है, खराब गा रहा है, अच्छा गा रहा है, वो इंटरप्रिटेशन हो गया, वो फिर सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्नल आर्टिकल्स, पब्लिश्ड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस का, पांडुलिपि जिसको आप कहते हैं, सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स, जैसे कोई सिंपोजियम हुआ, कोई सेमिनार हुआ, उसके में क्या क्या हुआ, क्योंकि वो हुआ, और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आपके प्राइमरी, एंड दे आल्सो हेल्प इन योर रिपोर्ट राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। फिर है आपका सेकेंडरी डेटा, द्वितीय या गौण जिसको आप कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। अब ये इवेंट के बाद वाला डेटा है ना, बाद में जो कुछ होता है। जैसे हम प्राइमरी सोर्स, स्पेशली व्हेन यू आर, किसी ने बुक लिखी, अब हमने उस बुक पे टिप्पणी करी, ये क्या हो गया? सेकेंडरी। हमने कोई इवेंट ऑब्जर्व करा, किसी का इंटरव्यू सुना, नाउ आई एम गिविंग यू अ लेक्चर जस्ट नाउ, दिस इज प्राइमरी, बट आफ्टर द क्लास हाउ वाज द लेक्चर, you are interpreting, you are commenting, so your critical comments, your feedback क्या हो गया? सेकेंडरी। ठीक है, इसमें और थोड़े से एग्जांपल्स लिख लीजिए, कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। टेक्स्ट बुक्स आपकी, पाठ्य पुस्तकें, एडिटेड वर्क्स, क्योंकि वो एडिशन हुआ है, एडिट किया गया, संपादित जो कार्य होते हैं। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कोई नियम है उसका रिव्यू ऑफ लॉ, पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीति विश्लेषण, कमेंट्रीज, बायोग्राफीज, मैगजीन्स, हिस्ट्रीज एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब सेकेंडरी डेटा में आपके आएंगे। फिर टर्टियरी सोर्सेस, तृतीयक, थर्ड। अब यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं आपके, जो मैंने आपको बताया, उसकी सूचना को डिस्टिल करना, टू डिस्टिल द, लिख लीजिए, टू डिस्टिल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज
अब इसका मेन काम होता है कंपाइलेशन, डिस्टिल या मतलब कंपाइलेशन ऑफ डेटा, कैटेगराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपाइलिंग, इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो वो आपका टर्टियरी लिटरेचर में सोर्स, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इंडेक्सिंग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, सूचीबद्ध लिख लीजिए जो लोग हिंदी मीडियम में, सूचीबद्ध करना, उसको वर्गीकृत करना। Your telephone is on, Abhishek? Yes, ma'am. I've got just a minute notification is there. No, this is not I'm not the using right way. I have kept my phone on the flight mode, and you can also do it because it's a simple distraction, beta. Okay. Please do it. Sure, ma'am. Because I have time कम है, मुझे पूरा साल नहीं मिला है. I have got 2-3 lectures to teach you and convince you also कि ये काम आपको करना है. तो अन्य जो आपके स्रोत हैं, उससे जो आपको मिली इंफॉर्मेशन, उसको सूचीबद्ध करना, अनुक्रमांकित करना, लिख लीजिए, या अनुक्रमित सार प्रस्तुत करना, कैटेगराइज करना, व्यवस्थित करना, संकलित करना, ये सारे काम इस वाले डेटा के होते हैं. इंडेक्सिंग, कैटेगराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. इज इट क्लियर सबको? Yes, डिक्शनरीज इसमें आती हैं, आपके शब्दकोश, जैसे विकिपीडिया आता है इसमें आपका, तथ्य पुस्तकें आती हैं, फैक्ट्स बुक, हैंड बुक्स, मैनुअल्स आपके आते हैं, रेफरेंस लिस्ट आती है, बिब्लियोग्राफी आती है, लाइब्रेरी कैटलॉग्स आते हैं, डेटाबेसेस आते हैं, इंडेक्सेस आते हैं. So these are the sources of literature. Now, since we are short of time, I will tell you while you are reviewing literature, 8 C's are very important. 8 C से जुड़े शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. प्रोसीजर जब आप लिखते हैं और जब रिव्यूज आप कलेक्ट करते हैं, देयर आर 8 C's which are important, जिसमें पहला है साइट, CITE, साइट. नाउ हमने जैसे आपको बताया कि 2 से 5 वर्ष के साइटेशंस आप जर्नल से या कहीं से भी जो सोर्सेज मैंने आपको बताए, आप उनको सबसे पहले स्टिक कर लेते हैं, द रेलेवेंट वंस. स्टिकिंग का मतलब है यू कैन स्टिक ऑन अ कटिंग करके, यू कैन स्टिक ऑन अ पेपर, और यू कैन राइट इट डाउन, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया. अभी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं कार्ड पे, नई कार्ड है तो आप एक कंप्यूटर पे, एक्सेल पे बना सकते हैं और उन हेडिंग्स में आप उन साइटेशंस को लिख सकते हैं. तो दैट इज वन स्टेप जिससे स्टार्ट होता है. Okay? Clear understanding of the topic. Clear understanding of the topic. Current review of literature. Published work. अब citations से related ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं. हम लोग के टाइम पे वो सब नहीं था, आप लोग के टाइम पे है. तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेसिस है, सुपरवाइजर विल टेल यू, हर सब्जेक्ट का अपना अपना होता है, टॉपिक डाला जाता है. दे विल टेल यू, दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू कैसे आपको करना है. तो सिंस इलेक्ट्रॉनिक, पीछे देखिए बात हो रही है, पीछे बात नहीं, तीसरा पॉइंट मिस हो गया. तो आपने तब पूछना, हाथ उठा लेते बेटा, आपस में पूछोगे तो फिर मेरा ध्यान बढ़ जाता है. मुझे बार बार अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं है. Still I am confident I have a very good memory, better than yours. I have confidence on my memory, पर ये थोड़ा distract करता है. मैंने आपको ये बताया कि जो citations हैं, वो आपको clear understanding होती है उनको जब when you go through proper way में relevant literature.
से जब आप पढ़ते हैं उसको तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है और आपको करंट ट्रेंड्स पता चलते हैं क्या क्या हैं, जो पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और साइटेशन जब आप जर्नल आर्टिकल्स या जर्नल रिव्यूज सबसे जब आप उठाते हैं उसके लिए इंडेक्सिंग मैंने आपको एक मेथड बताया था। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस है। जैसे फॉर एग्जांपल PubMed, 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 गूगल स्कॉलर, Cochrane लाइब्रेरी। Now these are some of which you know better. हमने बताया, हम कंपेयर कर रहे हैं कि I was a psychology student 40-30 years back, psych-lit, psych information, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट अभी भी हैं। सो इट वॉज वेरी सिंपल कि साइक्लिट लाइब्रेरी गए वहाँ IIT, अभी भी आप लोग जा सकते हैं। इफ यू कैन टेक अ लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर, शी इज डूइंग PhD अंडर BA एंड काइंडली हेल्प अलाउ परमिशन आप ले सकते हैं डायरेक्टर से एंड यू गो। तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सा एब्स्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जो रेलिवेंट है। उनको हम लोग क्या करते थे, उसके प्रिंट आउट निकाल लेते थे। अब तो क्या है, और सिंपल है, आपने पेन ड्राइव पे ले लिया। अब पेमेंट तब 5 रुपीज होता था, अब कितना आई डोंट नो, मैंने पे किया है प्रिंट आउट निकालने के लिए। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं तो आप ऐसे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, उसका स्पाइरल बाइंडिंग करा लिया और फिर आराम से आपने आकर के उनको स्टडी किया। दूसरा है कंपेयर। आपने ओरिजिनल आर्टिकल्स को पढ़ा और थरली पढ़ा, प्रोफाउंडली पढ़ा और फिर उनमें से आपने सिलेक्ट करा। लिख लीजिए इसको, ये भी एक प्रक्रिया है कि जो आपके इंटरेस्ट के हैं, जिसमें आप रिसर्च करना चाहती हैं, उन आर्टिकल्स को आपने पहले पढ़ा सारे को, फिर आपने उसमें से सिलेक्ट कर लिया और कंपेयर कर लिया। So 1C is citation, another C is comparison, यानी तुलनात्मक आपने अध्ययन किया। Third is very important, critique, जिसे आलोचना। मतलब हमने आर्टिकल पढ़ा, हमें कुछ उसमें कमी लगी तो हमने वो कमी को नोट कर लिया। इनकंसिस्टेंसी एंड गैप को सिर्फ समझना नहीं है, आपको अलग से नोट करना है। दैट इज बीइंग क्रिटिकल। क्रिटिकली एनालाइज द लिमिटेशन, कि ये अगर कमी है तो इस कमी के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। साइकोलॉजी में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कराते थे, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, यहीं का बता रही हूँ, PPN कॉलेज का बता रही हूँ। एंड आई थिंक अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने ये बताया। एक कंडीशन्ड फियर रिस्पॉन्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता था और हम लोगों से कहा गया कि ये लड़के या लड़कियों पे, किसी पे भी आप 5 लड़के 5 लड़कियों पर आपको डेटा कलेक्शन करना है। कंडीशन्ड फियर रिस्पॉन्स, देयर वाज एन apparatus एंड जो कि लड़कों पे भी करना था, लड़कियों पे भी करना। तो मैंने सोचा पहले मैं लड़कियां ज्यादा थी क्लास में, तो उन लड़कियों पे तो करना नहीं था, उनकी फ्रेंड्स पे जो नॉन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन पे करना। तो भैया 5 लड़कियां अलग अलग समय पे बुलाई। तो पहले ही दिन, पहला ही एक्सपेरिमेंट लेकर के जब मैं बैठी तो वो लड़की ने, उसमें शॉक लगता था, हाथ रखना होता था और शॉक मिलता था, और जब शॉक मिलता था तो हाथ हटा लेता था। नेचुरली आपको अगर हम शॉक देंगे तो हमने बेल सुनाई और फिर हमने शॉक दिया। अब यहाँ भी हमने हाथ रखवाया है और बेल दी भी नहीं और वो हाथ हटा ले, तो हम अपना प्रयोग तो हमारा बेकार हो गया। एक लड़की के संग ऐसा हुआ, 2 लड़कियों के संग ऐसा हुआ, तीसरी लड़की के संग ऐसा हुआ। हम बहुत परेशान हैं। डॉक्टर प्रोफेसर चित्रे वाज हियर जो वो एक्सपेरिमेंट कराते थे। कैसे जाएं, डरते थे, स्टूडेंट थे, कैसे कहें कि सर आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ, 2 पीरियड प्रैक्टिकल में हम तो डेटा नहीं कलेक्शन कर पाए। एनीवे सरेंडर करने वाली तो मैं भी नहीं थी। नेक्स्ट डे मैंने
zoology था बगल में डिपार्टमेंट बॉटनी, तो zoology के एक लड़के को बुलाया, हमने भैया आज ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, प्लीज कर दो, और चाय कॉफी जो तुम्हें पीना होगा तुम पी लेना, लेकिन आज एक्सपेरिमेंट करा। कहता है क्या है मैडम बताइए, उसको पूरा प्रोसीजर बताया। अब देखिए डिफरेंस, अब हमने बेल दी, हमने शॉक दिया, तो कायदे से लड़के को हाथ हटाना चाहिए था, वो रखे। तो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर के दिमाग में लेना, आई वाज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, एज एक्सपेरिमेंटर थी। ये क्या हुआ, लड़की हाथ ही नहीं रखना चाहिए शॉक का नाम सुन करके, जबकि दिमाग मेरी माइंड शॉक्स, और जो लड़का है तो वो हाथ ही नहीं रखना। और पर्पस क्या था, बेल दिया शॉक दिया, बेल दिया शॉक दिया, तो एक स्टेज ऐसे आएगी जब आपने बेल दिया और उसने हाथ हटा दिया, उसने हाथ रखा है, लेकिन यहां तो दोनों में, अब क्या करें, तो हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई शॉक की, जबकि सर ने मुझे मना किया था कि इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे आप लोग, इसी इंटेंसिटी की कांस्टेंट, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, उसने तब भी नहीं हाथ हटाया। बोला बढ़ाती रही, हमको पता है कुछ नहीं होना है, क्या शौक है, बड़े उदास हम। एक और लड़के को हम लेकर के आए, उसने इतना तो नहीं करा, लेकिन हाँ मुझे इंटेंसिटीज बहुत बढ़ानी पड़ी। अब देखिए यहां पर एटीट्यूडनल फैक्टर आ गया, यहां पर जेंडर फैक्टर आ गया कि फियर किसमें ज्यादा है। अभी केवल 5 लड़कियां जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नाम ही से रिफ्यूज कर दिया, तो जेंडर एक फैक्टर आ गया। तो जब मैं चित्रे साहब के पास, ही वाज अ वेरी गुड टीचर, मैं चित्रे साहब के पास गई, बोले हो गया तुम्हारा काम नूतन, हमने कहा सर वेरी डिफिकल्ट, नहीं हुआ। बोले डिफिकल्ट तो मैं शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ, किया क्या तुमने? मैंने कहा सर ये किया है, ये जो आपने बताया है वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे में। बोले जो नहीं हो रहा है उसके रीजंस लिखो, और जो फैक्टर्स तुम बता रहे हो उन फैक्टर्स के बारे में तुम इंटरप्रेट। And Woodward and Salzberg was one very good book on experimental psychology, and from there ये बाद में मुझे पता लगा attitudinal factors, gender factors in conditioning, जो पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ था, वो मैं लाइब्रेरी गई, जैदी साहब से मिली नीचे, and I brought the book, I read, and then I wrote my interpretation of the result। तो जरूरी नहीं होता है बेटा कि जो थॉर्नडाइक कह गए तो प्रैक्टिस का प्रभाव पड़ेगा ही, जरूरी नहीं। या ज़ाइगार्निक इफेक्ट, मैं एग्जांपल्स इसलिए ज्यादा दे रही हूँ ताकि आपको समझ कि इनकम्प्लीट टास्क ऑलवेज क्रिएट्स टेंशन। किसके लिए? जो मोटिवेटेड है, जो करना चाह रहा है, उसके लिए इनकम्प्लीट टास्क। अरे आप जाइए घरों में पड़ा रहता है, कूड़ा कबाड़ फैला हुआ है, सब चीज स्टडी टेबल पे भी सब सामान फैला हुआ है, कोई मतलब नहीं, तो उसको कोई टेंशन भी नहीं है। और हम जैसे हमको होता है थोड़ा बहुत टेंशन, जब मेरा काम कंप्लीट ना हो तो मुझे ज़ाइगार्निक इफेक्ट होता है कि आई वांट टू कंप्लीट इट। जब मैं कंप्लीट कर लूंगी तो मेरा सारा टेंशन रिलीज। टॉपिक दिया, जब तक मैं उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर लूंगी तनाव रहेगा, लेकिन अगर आप वो टॉपिक कंप्लीट करने की इच्छा रखते हैं तभी। सो हाईली मोटिवेटेड, हाईली चार्ज जो व्यक्ति होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, उसी को तो तनाव होगा। और जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने को है, वो सोता रहेगा घंटों। वो 11 बजे उठे, 12 बजे उसकी बला से। Often boys do that because they have nothing to do at home. They keep sleeping. मम्मी कहती है उठो, उठ जाओ, या हस्बैंड है तो भाई भैया अब उठ जाओ, अब उठ। They want the bed tea on the day at 10, at 11, even at 12, because nothing to do. But I tell you one thing, in the present scenario, as a husband, you will not be able to do this. ज़माना चला गया। You also have to get up and help your wife, your partner. ये changes हुए। तो
चीजें तो बहुत कुछ हैं वर्क करने के लिए और अध्ययन करने के लिए। Anyway, this was just to break the monotony of the class. because ज़्यादा भी पढ़ा तो बड़े उदास चेहरे पता नहीं कितना बता रहे। चलिए next. So this is critique. I just gave you an example how you have to make your mind a bit critical. Connect करना, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, सिंथेसाइज करना आना चाहिए, समराइज करना आना चाहिए और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, एडवांस रिसर्च की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर है कंसाइज, टू द पॉइंट रहिए, भटकिएगा नहीं, इधर उधर नहीं जाइए। बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज, केंद्रीकरण करना, जो अटेंशन की मैंने आपको बात कर ली। फोकस ऑन योर रिसर्च टॉपिक, इधर उधर भटकिएगा नहीं। उससे क्या होगा, जब वेवरिंग होगी तो फिर आपका ध्यान भटक जाएगा। और डुप्लीकेशन से बचिएगा यहाँ पर, टू द पॉइंट, बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज। प्लेजरिज्म से बचिएगा, साहित्य चोरी से बचिएगा, कोई भी टेम्पटेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि हम ये उतार लें वो उतार लें। डोंट डू दैट। बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक, सो दैट योर जो थीसिस है या जो रिव्यू है वो आपका ऑथेंटिक हो। कंस्ट्रक्ट, क्रोनोलॉजिकली, ये वर्ड नोट कर लीजिए, आपको अपने रिव्यू को कंस्ट्रक्ट करना है, फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। सिस्टमैटिकली, ऑर्डरली आपको बनाना है, लेकिन क्रोनोलॉजिकली बनाना है। ये रेफरेंस लिस्ट नहीं है इसलिए इसको अल्फाबेटिकली नहीं बनाना। चेक, लास्ट इज चेक। और चेक में आप क्या करेंगे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिएगा। अपडेट योर रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपडेट करती रहिए। अगर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं तो आप स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड यू कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस मैनेजर। इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस मैनेजर, मेंडले एक है इस तरह का मैनेजर, मेंडले, MENDELEY रेफरेंस मैनेजर इज अवेलेबल, फ्री सॉफ्टवेयर है। और कुछ आपके पेड होते हैं तो आपको उन पेड वाले सॉफ्टवेयर को देखना होगा। सो दीज वर द सर्टेन C's which were very important. You can also add one or more, जिसमें मैं और ऐड करूंगी कि सिस्टमैटिकली जब आप कोई भी काम करते हैं, नॉलेज के साथ करते हैं, अध कचरा ज्ञान जब नहीं होता है तो यू बिकम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस करने से बेटा आता है, पढ़ने से, लिखने से, आर्टिकल्स को एनालाइज, यू बिकम सो कॉन्फिडेंट कि आपके सुपरवाइजर को ये नहीं कहना पड़ता है कि डू दिस और डू दैट। Mastermind. So confidence comes when you follow the steps, you follow the rules. और मुझे अलग-अलग विषयों में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो कॉमन आपके जैसे APA स्टाइल 7th एडिशन आ गया साइकोलॉजी वालों के लिए, नाउ फॉलो दैट। MLA स्टाइल लिटरेचर के लिए आ गया, शिकागो स्टाइल, ब्लू बुक, है ना। These are some of the इसको नोट कर लीजिए, दे आर द मैनुअल्स जो आपको हेल्प उसने पूरा दिया है, एक पूरा फॉर्मेट दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ लिखना है, रेफरेंसिंग ऑफ लिस्ट कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। अभी तक 6th एडिशन था APA स्टाइल का। आई थिंक होम साइंस एंड सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेस में मोस्टली APA स्टाइल यूज होता है। दैट इज अवेलेबल। आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहें तो आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। किंडल है अगर आपके पास तो किंडल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इट विल हेल्प।
YouTube. I think Anmol, you must be having Kindle. No. देखिए पढ़िएगा आज Kindle क्या होता है. हमें पता है हाँ। हम बैठने में 10,000 या 12,000 रुपए का आता है. एक अपनी सैलरी उसमें दे दो और सूट मत खरीदो, पैंट शर्ट सूट मत खरीदो और किताबें, इस तरह की चीजें. इट इज रियली हेल्पफुल. और आप नहीं माने टेबल चेयर का, मैं तो बहुत यूज करती हूँ. अपना किंडल खोला और पढ़ रही हूँ. इट इज वेरी गुड. तो आप बिस्तर पे भी लेट करके एंड यू कैन पुट अ स्मॉल चौकी, जाड़े आ रहे हैं, रजाई रखी, कंबल रखा. नहीं माने टेबल चेयर पे बैठने का, सिट दैट वे एंड स्टडी. बट यू हैव टू स्टडी. सो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी हाई एंड एक स्पार्क आएगा. यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. ऐसे मुझे बड़ा उलझन होती, कोई ढीला ढाला वो यंग 35-30 साल का कोई लेक्चरर हो ढीले ढाले तरीके से पढ़ाए तो मुझे बड़ी उलझन होती थी. मैं राउंड लेती थी और एज प्रिंसिपल आई हैड टू टेक अ राउंड. और मैं कहती थी क्या किताब खोले पढ़ा रहे हो भाई, ये किताब से तो बच्चा भी पढ़ लेगा. दे आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस नहीं. तो कम से कम आप लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाइए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट सी जो मुझे दिमाग में आया, contribute. Your research should contribute. Contribution बहुत important. So you can add more C's to what I have given. You can always add. Now, broad outline सबसे पहला step. Context, background, historical background. That is the macro level. सबसे पहले हम एक broad area कि हमको positive psychology में काम करना है, हमको nutrition में काम करना है, हमको राग हंस ध्वनि पर काम करना है या राग तोड़ी पे काम करना है. अब तोड़ी में कितनी सारी हैं, कौन बताएगा? म्यूजिक का है कोई व्यक्ति यहाँ? यस मैम, तोड़ी सबसे पहले खुद एक राग है, उसके अंतर्गत बहादुर तोड़ी, भोपाल तोड़ी, गुजरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी मियाँ की है ना. अब देखिए कितनी वैरायटी. रासवानी तोड़ी, भोपाल तोड़ी. वेरी गुड. सो नाउ आई हैव स्पोकन अबाउट दिस राग क्योंकि मेरी फेवरेट है तोड़ी. वेरी सो मियाँ की तोड़ी, ब्यूटीफुल. तो अब कुछ राग पैथोस से रिलेटेड है, कुछ राग रोमांटिक राग्स होती हैं. ये हम लोगों से ज्यादा आप इसलिए जानेंगे बिकॉज यू आर अ म्यूजिक लवर. नो, इनका इफेक्ट क्या होता है या इन 5 या 6 या 8 रागों के बारे में एनालिसिस लोगों ने की होंगी जरूर. आप फर्दर उसको एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस इज अ यस ब्रॉडर से हमको धीरे 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 किसमें आना है कि ये तो इतनी सारी राग है, हम एक ले लेते हैं कोई. दैट इज माइक्रो. ठीक है. तो फर्स्ट इज ब्रॉडर कंटेक्चुअल फ्रेमवर्क से हम स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्रिटिकल रिव्यू, कंपेयर, समराइज. critically review, compare and summarize. Find out the third step, find out the gaps and inconsistencies. अपूर्तियां क्या हैं, क्या समस्याएं रहीं, क्या कमियां रहीं, क्या अनियमितताएं रहीं. इस पे हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे. फोर्थ, what will your study add to knowledge? This is very important. आपका अध्ययन उस क्षेत्र में क्या योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा. और फिर आपका आएगा रिसर्च क्वेश्चंस एंड इश्यूज. क्या क्या आपने रेस करे, 5, 10. फिर उन क्वेश्चन से रिलेटेड आप कल्पनाएं बनाते हैं. जो आपके प्रश्न होंगे उसी से रिलेटेड आपकी उपकल्पनाएं उतनी बनेगी और उन्हीं उपकल्पनाओं को आपको टेस्ट करना होगा. तब आपका एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स वगैरह होगा. सो नैरो योर टॉपिक फ्रॉम ब्रॉडर टू स्पेसिफिक.
फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, आपने धीरे धीरे नैरोइंग की और आपका टॉपिक स्पेसिफिक या प्रिसाइज टॉपिक हो गया। फिर उसके हिसाब से आपने क्या करा, पेपर्स को सिलेक्ट करा, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स हैं जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। फिर आपने तब रिसर्च और रिव्यू किया कि आपको और उस टॉपिक पे क्या मिल सकता है। तो ये आपका थरली आर्टिकल्स को आपने रिव्यू करा, थरली आर्टिकल्स को आपने पढ़ा और फिर आपने उनको सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करा और फिर आपने जो रिपोर्ट है वो आपकी रिव्यू चैप्टर हो जाता है। नाउ दीज आर सर्टेन थिंग्स। यस मैम, जैसे अभी आपने म्यूजिक या राग और एक किसी भी एट्रीब्यूट ऑफ बेसिकली मेंटल हेल्थ पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो क्या मैम इंडिया में कोलैबोरेटेड पीएचडीज अप्रूव्ड है जिसमें 2 रिसर्च स्कॉलर मिलकर किसी डायमेंशन को एक्सप्लोर करें? सी यू हैव द ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। आई डोंट थिंक सो। यू कैन डू अ प्रोजेक्ट कोलैबोरेट, आप कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी को लिख के आप दीजिए कि ऐसा प्रपोजल कि वो अपने ऑर्डिनेंस में चेंज करें। अभी तो वो इंडिविजुअली आपको सुपरवाइजर दिया गया, जॉइंटली तो नहीं दिया गया है ना। तो लेकिन आप प्रोजेक्ट तो कर ही सकते हैं। यू आर अ टीचर, फैकल्टी मेंबर है ना, मिस्टर साहू जी है ना, यू आर अ फैकल्टी मेंबर, यू कैन टेक अप समवन एंड डू अ प्रोजेक्ट। आप उसके लिए देखिए, अब अगर आप म्यूजिक को लेना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर बंदा ऐसा होना चाहिए जो म्यूजिक का जिसको जानकारी हो। म्यूजिक सुनना अलग बात है, म्यूजिक के बारे में जानकारी। श्रुति भी ड्रैगन कॉलेज से यही इंटरेस्ट है, तो हम लोग कैसे बात करते हैं? See, you can always take help from, if you are selecting a topic, you can always take help from her and she will help you, क्योंकि बेसिक्स ये आपको बताएगी। अब मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अगर आप प्रभाव देखना चाह रहे हैं सम पर्टिकुलर म्यूजिक थेरेपी का, तो यू फर्स्ट स्टडी अबाउट म्यूजिक थेरेपी ना, कि म्यूजिक थेरेपी है क्या और हमारे ब्रेन में उसके वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अगेन you will have to connect yourself or relate yourself or take help from somebody who can read the EEG patterns, क्योंकि ब्रेन पे असर हो रहा है, तो ब्रेन पे असर कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये EEG पैटर्न्स बताएंगे। तो you have to consult a neuroscientist for that। तो it is a teamwork। थीसिस आपकी होगी, लेकिन जब आप एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं तो उसमें यही सब तो लिखते हैं, हमने इस इंस्टीट्यूट से मेडिकल कॉलेज हम गए, हम उस चेंजेस देखने के लिए हमने उनसे बात करी, न्यूरो जो साइंटिस्ट था उसने हमको दिस इज द 3 लोग मिल करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड इट विल बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट भी आपके अप्रेजल्स में आपके आता है। तो हर चीज के मास्टर हम नहीं हैं कि हमको हर चीज का ज्ञान है, मुझे भी नहीं है। इवन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी नहीं है तो नहीं है। जो पेपर्स पढ़ाए हैं जिनमें मेरा स्पेशलाइजेशन है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जो नहीं पढ़ाए या जो नहीं पढ़े, तो जो नए ब्रांचेस आ रही हैं, सो मेनी थिंग्स जो मिलिट्री साइंस मैंने नहीं पढ़ा, तो हाउ कैन बी आई कॉन्फिडेंट? गलत कहूँगी मैं, अपने से झूठ बोलूँगी कि नो मिलिट्री साइंस आई नो छोटा थोड़ा सा एक नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान होना मिलिट्री साइंस का, यू विल बी बेटर देन मिसेस वोरा बिकॉज दैट इज योर फील्ड, दैट इज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ तो ये हालत है बेटा, बिल्कुल उसको बुरा मत मानिएगा, अपने विषय का ही नहीं ज्ञान है तो फिर दूसरे के क्या आप बोले। इसलिए मैंने कल भी कहा था, बी योरसेल्फ। अपने को पहले समझ लीजिए। अपने को समझने का ये मतलब नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ शीशे में या दिख रही हूँ शीशे में, नो, दैट इज वेरी स्मॉल
physical appearance is very small part because it first impression is from the physical appearance. ठीक है, that should be good. कोई उसमें बुरी बात नहीं. लेकिन exactly what are your strengths, what are your weaknesses? Appraisal अपना करिए, रोज रात में करिए. मेटाकॉग्निशन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को. अपने ज्ञान को समझिए. The knowledge you have, knowing about your knowledge. हम ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कितना चर्निंग हमने उस ज्ञान का किया है, कितना मंथन किया है. Through metacognition, you can. So these are metacognition skills. The expertise, novice में ये difference होता है कि expertise को master कर लेता है वो अपनी, तभी तो expert कहलाता है. कि नहीं आपको कहते हैं कि जाइए, he is expert in cardiology, जाके उनको दिखा दीजिए. So डॉक्टर ठाकुर मान लीजिए हैं इस समय. So he is cardiology. तो जो डॉक्टर ठाकुर के अंडर में इतने कार्डियोलॉजिस्ट, इतने स्टूडेंट्स जो रोज पढ़ रहे हैं उनसे, एक्सपर्टीज. Yes, you are right. I will go to Dr. Thakur and take advice or opinion from him. There is no harm. पेशेंट को गुस्सा आती है, यहाँ है तो वहाँ भेज रहा है, गुस्सा ही भेज रहा है. या देखिए पेशेंट को गुस्सा आती है, क्या ही डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए चले जाते हैं. Because he has to, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूरी है to lead to some conclusion. लेकिन पेशेंट के तो कि पैसे खर्चा हो रहे हो तो उसको गुस्सा आ रही होती है, ये क्यों करा रहे हैं, ये क्यों करा रहे हैं, ये क्यों करा रहे हैं. तो to reach some conclusion, they have to go through that particular procedure. Similarly, to reach to a question, to reach to a conclusion, you have to follow a procedure, and that procedure is given in the manuals. जो मैंने नाम आपको बताया, go through them. डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि वो आपका बहुत बड़ी निधि है, आपको हेल्प करेगी. कैसे ढूंढना है, कैसे लिखना है, किन हेडिंग्स में आपको लिखना है, एवरीथिंग. जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज उसमें आपकी दी है, तो आपका ओरिएंटेशन इन द क्लास विल आल्सो बी वेरी गुड. सो आई थिंक अभी तो टाइम है आपके पास. ये आपका यहाँ पे मैंने खत्म किया है. किस मैनुअल की बात करें मैम? MLA स्टाइल है ना, MLA स्टाइल, APA स्टाइल, ये सब स्टाइल. रेफरेंसिंग साइट. You're not referencing. How will you write your thesis? How will you review literature? Everything is given in the manual. APA स्टाइल. और आप उसमें मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने इस स्टाइल को प्रेफर किया है, क्योंकि ये मतलब everybody, even your supervisor should know that ये वाला स्टाइल आप, जैसे लिटरेचर में ज़्यादातर MLA स्टाइल है, और हमारे साइकोलॉजी में अमेरिकन साइकोलॉजिकल APA एसोसिएशन का स्टाइल है. और 7th एडिशन अभी तक 6th एडिशन था. तो क्योंकि अब आपको देखिए सिनॉप्सिस लिखना है ना, रिसर्च प्रपोजल वो भी तो बनाना होगा. तो वही जो रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो बहुत छोटी सी चीज है ना, तो उसमें इंट्रोडक्शन भी छोटा सा आपको देना होगा, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स भी देने होंगे, जो भी टर्म्स आप वेरिएबल्स यूज करेंगे उसको आपको डिफाइन भी करना होगा. फिर रैशनल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क आपको लिखना होगा. तो वो भी देखिए यूनिवर्सिटी आपको एक फॉर्मेट दिया होगा, ये दिया है कि नहीं अभी आपको मिलेगा कि इन हेडिंग्स में ये रिसर्च टॉपिक, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, और चूंकि प्रपोजल इसमें बहुत डिटेल में नहीं आपको देना है. अगर वो डिटेल प्रपोजल मांगेंगे तो डिटेल देना है आपको, समराइज्ड वे में मांगेंगे तो आपको शॉर्ट वे में देना है. लेकिन ये सब चीजें आपको रिसर्च प्रपोजल में, चूंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगी, सिग्निफिकेंस एंड रैशनल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क लिखेंगी. फिर आपको लिखना होगा प्रॉब्लम क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है, हाइपोथेसिस क्या क्या बनाए,
डिज़ाइन क्या था, मेथोडोलॉजी में आपके बहुत अच्छी चीज़ें आती, सैम्पल क्या है, सैम्पल साइज क्या है, आपका डिज़ाइन क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप किस आधार पे करेंगे, वेदर यू विल बी यूजिंग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और तो ये आपको टीचर्स भी पढ़ाएंगे, जो भी टीचर्स यहाँ पर हैं दे विल बी टेलिंग यू। और फिर उसके बाद आपका रेफरेंसिंग ऑफ लिस्ट होता है, तो उसमें भी प्रपोजल में भी ये रेफरेंसिंग लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया तभी तो बनी। तो कई बार मैंने देखा 10 ही उन्होंने बना दी, तो इतना तो रखिए 20, 30, 40 कम से कम आपकी रेफरेंसिंग हो, क्योंकि ये रेफरेंस आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आगे आपके थीसिस में काम आएगा। और दूसरा क्वेश्चन कि जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे साइट्स रहती हैं एल्सेवियर और इसमें स्ट्रेंजर में पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स वगैरह, तो उसमें पैसे दे के मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, बट उनके एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो नहीं, कई बार मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आपको लग रहा है कि ये बहुत रेलेवेंट पेपर है, यू पे एंड गेट द होल, यू हैव टू पे। और अगर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से अगर कुछ नहीं, काम उससे- होता है तो और उसको अगर साइड कर देते हैं तो इज इट इलीगल या फिर नहीं, देखो उनसे नहीं, एब्स्ट्रैक्ट से आपको बहुत अगर पेपर रेलेवेंट है, मैंने आपको अभी भी बोला, तो यू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द ऑथर, ऑथर की डिटेल्स तो होती हैं, आपको पता चल जाता है किस यूनिवर्सिटी का है, क्या नहीं भी मिलता है, तो आप उसी साइट पे जो मैनेजर की आप बात करें, आपने पे करा तो ले लिया, यू हैव टू पे फॉर दैट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा किंडल में डाउनलोड करें, यू हैव टू पे फॉर द थिंग, फ्री में कुछ नहीं है आजकल, एवरीथिंग पेड। तो अब क्या करें इसके लिए, या फिर आप फुल पेपर देख, और लोगों ने कर दिया है काम भाई, उन्होंने मेहनत करी, पब्लिश किया, तो कहते हैं मैं पहले अच्छा खासा अकाउंट है, मतलब 1000 रुपए 2,000 रुपए में आपको वो मिल रहा है देखने को, इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। इसलिए मैं आप लोगों को एक कभी भी पोस्टपोन नहीं करिएगा कि अरे अभी तो कर लेंगे, अरे अभी तो 3 साल है, नहीं, आपको बिल्कुल जुट के जैसे कल ही जमा करनी हो, इस एटीट्यूड से आपको अगर आप काम करेंगे, क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड है, यू विल फॉरगेट सो मेनी थिंग्स, आपको नहीं याद रहेगा। तो एक आप लोग का एग्जाम भी होना है, इसमें मैं टिप्स दे सकती हूँ आपको थोड़े से। ऑब्जेक्टिव मान लीजिए पेपर आता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो जो पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है उसी में से आपसे पूछा जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस कि जैसे अभी अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हाउ टू अरेंज आर्टिकल्स और हाउ टू अरेंज द डेटा इन योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको राइट बन के टिक लगाना, या रिव्यू इज इंटरव्यू, रिव्यू इज सर्वे, रिव्यू इज दिस एंड रिव्यू इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ डेटा। सो यू नो द राइट आंसर, आपने उसमें राइट आंसर में टिक लगा दिया। तो जैसे अगर हमने ये आपको 2 दिन ये चीज पढ़ाई, तो आप तुरंत उसको आगे रख मत छोड़िए, फ्रॉम वेयरएवर यू गेट sit and study and make notes, they will always help, क्योंकि ये तो इनिशियल आपका कब तक है, 40 days का प्रोग्राम है ना आपका, ये कितने दिन का है, 14th April पूरा 6 महीना पूरा, तो 6 महीने में आपको अपने सिनॉप्सिस भी तैयार करते जाए। Don't wait for the month of April, है ना? तो जब आप सिनॉप्सिस तैयार कर लें, उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लीजिए, वो आपको देना होगा, तब आपके नंबर चढ़ेंगे, विश्वविद्यालय जाएंगे, फिर आप अटेंडेंस के साथ एग्जाम्स क्लियर कर लीजिएगा, सुपरवाइजर आपने ढूंढ ही लिया है, मिल जाएगा आपको, विश्वविद्यालय आपको पत्र देगा कि इस डेट तक आपको आरडीसी में
सबमिट करना है, यू सबमिट योर सिनॉप्सिस, और फिर 3 एक्सपर्ट्स होते हैं, दे गो थ्रू योर सिनॉप्सिस, अप्रूव हो जाती है, और कई बार बहुतों की रिजेक्ट हो जाती है। तो रिजेक्शन में घबराइए नहीं, आपको लिख के आएगा कि ये चेंजेस आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं। बी इन कॉन्टैक्ट विद योर सुपरवाइजर। और कितने लोग बाहर के हैं यहाँ पर, और कहाँ से? लखनऊ, औरैया और दिल्ली। अरे तो आप लोग रेगुलर कैसे आएंगे? यू विल हैव टू कम एंड स्टे हियर क्या? नहीं है ना, एरिया में है। नहीं, मैं तो मैडम सर्विस करता हूँ और आप ही आऊँगा। यहीं पे लोकल होंगे ना? नहीं, औरैया से। औरैया से। पब्लिक सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा। एक्चुअली फर्स्ट डे मुझे लगा मैं इंट्रोडक्शन में टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो मुझे लगा बहुत से जो बात, यू सी यू हैव टू बी इन टच विद योर सुपरवाइजर, यूट्यूब पे, ऑनलाइन, क्योंकि अटेंडेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अटेंडेंस के लिए बात करिए। और यू मस्ट हैव सिलेक्टेड योर सुपरवाइजर्स कि नहीं? वो तो पहले ही दे दिया होगा आप लोगों को। Allotted नहीं। Once the supervisor is allotted, so मैंने आपको कहा ना, be transparent, tell the right thing to the supervisor, क्योंकि ये बाद में बहुत ये hurdles आती है, बहुत problems आती है। So I can ask few questions. I mean, we have time. Let it be interactive. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको रिव्यू करना है लिटरेचर। फर्स्ट स्टेप विल बी क्रिटिकल पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन बताएगा? पहले टॉपिक सिलेक्ट करके इसकी रेलेवेंट स्टडीज देखने की सिलेक्ट करेंगे, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। क्या चीज है सबसे पहले? एरिया, ब्रॉडर एरिया। एरिया क्या होगा आपके? फील्ड ऑफ वर्क क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि आपने एमए में इतनी सारी ब्रांचेस पढ़ी, म्यूजिक में इतने सारे राग हैं, म्यूजिक की भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, वोकल है, वैरायटी। किस पे? तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एरिया। उस एरिया में प्रीवियस रिसर्चेस क्या हुई हैं पर्टिकुलर एरिया में, और फिर उस एरिया में भी आप देखिए, जैसे मान लीजिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। नाउ दिस इज वन ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में न्यूरोसाइंस भी आता है, लर्निंग आती है, मेमोरी आता है, परसेप्शन आता है, थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है। अब इनमें से पहले तो हमने ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करा कि हम कॉग्निटिव में काम करेंगे। अब आपने देखा लर्निंग, मेमोरी, इन सब में तो बहुत काम हो चुका है। बाय वे न्यूरोसाइंस या न्यूरोसाइकोलॉजी, इनमें लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो काम हो रहा है। तो व्हाई नॉट चूज अ टॉपिक इन न्यूरोसाइंस? व्हाई नॉट चूज अ टॉपिक रिलेटेड टू न्यूरोसाइकोलॉजी? तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रॉड से आपने डिसाइड करा। अब न्यूरोसाइंस लिया तो न्यूरोसाइंस एज अ स्टूडेंट हो सकता है आपने बहुत डिटेल में ना पढ़ा हो। क्या होता है? आपने पहले उस न्यूरोसाइंस को अच्छे से पढ़ा, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, and it is about the neuroscience, about the neurology, neuron, brain functioning, क्या क्या चेंजेस होते हैं ब्रेन में। कोई भी
रिएक्शन हम करते हैं या कोई भी स्टिमुलस को हम रिसीव करते हैं तो एक्साइटेशन हमारा ब्रेन में होता है। अब न्यूरोसाइंस की मेथडोलॉजी क्या है, किस तरह से हम ब्रेन का अध्ययन कर सकते हैं। तो धीरे 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 क्या होगा, आपको नॉलेज उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बढ़ती चली जाएगी। एंड देन न्यूरोसाइंस में रिलेटेड टू साइकोलॉजी क्या क्या वर्क हुआ, नाउ यू कैन चूज कि हम न्यूरोसाइंस एंड लर्निंग को ले लें अंदर, या न्यूरोसाइंस और मेमोरी को ले लें। मेमोरी में भी बहुत तरह की मेमोरी है, उसको पिन पॉइंट आप करेंगे कि हम फ्लैश बल्ब मेमोरी पे काम कर सकते हैं। फ्लैश बल्ब कौन स्मृति कहते हैं उसको, कि एक रेप होता है, उसकी फ्लैश बल्ब मेमोरी है बच्चे के दिमाग में, उसको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, हाँ, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। रेप विक्टिम्स जो आपके होते हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लैश बल्ब। एक्सीडेंट्स होते हैं फ्लैश बल्ब, या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाईली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। तो हाईली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हमारे किस तरीके से स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं और उनका क्या सो जितना आपका ब्रॉडर से करते 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 आप माइक्रो लेवल पे आएंगे तो आप बहुत अच्छे से उस विषय पे कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं। और अगर वो मैक्रोई लेवल पे सब कुछ रहेगा आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो यू स्टार्ट विद द एरिया फील्ड ऑफ योर स्टडी एंड देन उस फील्ड में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, रुचि, बिकॉज जिस काम में आपकी रुचि होती है वो आप काम एंजॉय करो, और जो आपके ऊपर थोपा जाएगा तो आपका फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना एरिया सिलेक्ट करके बताइए। सो यू ऑलरेडी चोजन योर एरिया। जैसे होम साइंस में न्यूट्रिशन किसी ने चूज किया है, गुड, न्यूट्रिशन इज अ वेरी गुड एरिया। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस भी न्यूट्रिशन का है, हाईलाइट मेरी डाइटिशियन भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज। ओके, वेरी गुड। यू कैन टेक माय कांटेक्ट नंबर। यस मैम, आप ठीक है, आपके कांटेक्ट में डालेंगे। यू वर फ्रॉम एनडी ना? यस मैम। मुझे याद आया कल जब तुमने कहा तो आई वाज इन अ बिट हरी। एक्चुअली मैम आपने मेरी काउंसलिंग करी थी Okay. जब मैं पीजी में थी, मैं और मेरे साथ में एक फ्रेंड और थी। Okay. तो उसके बाद से वहाँ बहुत काफी चेंज आया, तो मिलने उसमें भी कुछ आई। फर्क पड़ा, काउंसलिंग का कुछ असर हुआ? मेरी जॉब लग गई। हाँ, इससे मुझे याद आया, फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स आई एम एसोसिएटेड विद छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एज अ काउंसलर, बट फॉर पर्सनल काउंसलिंग। बच्चे फोन करते हैं एडमिशन कब शुरू हो रहे हैं कब तो मुझे उनको बताना पड़ता है। आई हेल्प देम आउट बट आई टेल देम बेटा हम रिटायर हो चुके हैं एंड आई एम फॉर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो आई एम इन देयर विद सिद्धांशु राय is the person who is also a counselor with me. Dr. Abad Dubey is also a counselor in our team. So the contact numbers are also given university website पे आप देख सकते हैं। और जो भी बच्चे मान लीजिए बाहर रह रहे हैं और यहाँ पे आप लोग हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, आई एम ऑलवेज देयर टू व्हाटएवर आई कैन हेल्प इफ रिक्वायर्ड, श्योरली आई विल हेल्प यू। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हेल्प तो हमेशा करनी चाहिए। टाइमिंग्स क्या है यूनिवर्सिटी में आपकी? हमारी है बेटा इस समय 11 से 1 से 4 के बीच। और हम कहाँ बैठते हैं? हम बैठते नहीं, ऑनलाइन। मोबाइल नंबर या फिर कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन? कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वेबसाइट पे। हाँ, आप वहाँ से ले लीजिए। लेकिन इट शुड बी अ जेन्युइन, आपका कोई कंसर्न हो या प्रॉब्लम हो तो क्या सुबह सुबह 9 बजे फोन कर देंगे, रात में 11 बजे फोन बच्चे कर देते हैं। अब उनकी किसी ठीक है सवाल पूछे, प्रवेश पत्र नहीं मिला है मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू? गो एंड कॉन्टैक्ट द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी फॉर इट। आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, यू आर डिस्टर्बिंग मी रात के 11 बजे एंड सुबह पेपर है। अब आपका प्रवेश पत्र अगर खो गया है, सुबह आपका पेपर है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मुझे डांटना पड़ता है
कि एटलीस्ट यू गो टू द कॉलेज। एग्जाम तो इस यही मत सोच रहा पर एक बार तुमने एग्जाम छूट जाएगा। मे बी यू गो, आपको एक प्रिंट आउट निकल आएगा दोबारा से। कॉलेज अथॉरिटीज विल हेल्प यू, नॉट द काउंसलर हियर। तो मुझे ये 11 बजे रात में भी ये रास्ता दिखाना पड़ता है कि भैया एग्जाम दे देना कल जा करके, तुम्हारा एग्जाम ना छूट जाए। या मैडम वो देखिए ये बता दीजिए 2013 या 14 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, मुझे अभी तक डिग्री नहीं मिली। और मैंने कहा आपको अब डिग्री की क्या आवश्यकता है? इतने साल आप सोने में क्या, इतने साल क्या किया? कुछ नहीं, अब जरूरत है